हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम अध्ययन करेंगे कोलपिट दोलित्र के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कि कोलपिट दोलित्र का हम निर्माण कैसे करते हैं। कि जो कोलपिट दोलित्र होता है उसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, दोलित्र परिपथ का उपयोग करते हैं। यानी कि दोलित्र परिपथ में क्या होता है, दो संधारित्र होते हैं मेरा और एक प्रेरक यानी कुंडली होती है मेरी L। तो उससे जो बना संधारित्र होता है यानी कि वह दोलित्र जिसमें टैंक परिपथ यानी कि टैंक परिपथ बोलूँ या फिर दोलित्र परिपथ बोलूँ, दो संधारित्र जैसे यहाँ C1 और C2 है और एक कुंडली L से बना हो, वो मेरा कोलपिट दोलित्र कहलाता है। यानी कि दो तो संधारित्र एवं एक कुंडली, इनसे मिलके जो दोलित्र बना होता है यानी कि वह दोलित्र परिपथ जिसमें दो संधारित्र एवं एक कुंडली से बना हुआ दोलित्र क्या कहलाता है, कोलपिट दोलित्र कहलाता है। अब देखिए, जो कोलपिट दोलित्र होता है उसके निर्माण के समय जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि हम इसके निर्माण के समय उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का उपयोग करते हैं। यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। यानी कि जो मेरा प्रवर्धक होता है वो कैसा होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कैसा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है। अब इसमें देखिए कि जो ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है इसका आधार अवरुद्ध संधारित्र से जुड़ा होता है। कि ये इसका आधार है, ये अवरुद्ध संधारित्र से जुड़ा होता है। यानी कि इसका जो आधार है वो अवरुद्ध संधारित्र से जुड़ा होता है। और ये अवरुद्ध संधारित्र क्या करता है कि अवरुद्ध संधारित्र है ये दिष्ट घटक को क्या करता है, ब्लॉक करता है। और जो मेरा अवरुद्ध संधारित्र है तो अवरुद्ध संधारित्र जो दिष्ट घटक को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। यानी कि ये दिष्ट घटक के लिए अवरोधी का कार्य कर रहा है। यानी कि अवरुद्ध संधारित्र क्या कर रहा है, दिष्ट घटक को अवरुद्ध करता है। और यहां से आप देख सकते हैं जो टैंक परिपथ का या दोलित्र परिपथ का मैंने निर्माण किया है वो यूज किया है दो संधारित्र और एक प्रेरक L का यूज करके। अब देखिए इसी में कि जो मेरा इसका उत्सर्जक है यानी कि जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है, इसका जो उत्सर्जक है उसके साथ हमने एक उपमार्ग संधारित्र C जोड़ा है। यानी कि उत्सर्जक भाग में उपमार्ग संधारित्र जोड़ते हैं, उपमार्ग संधारित्र। अब देखिए ये उपमार्ग संधारित्र क्या करता है, उपमार्ग संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के लिए बाईपास का कार्य करता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपमार्ग का कार्य करता है ये मेरा उत्सर्ग में जुड़ा हुआ
उत्सर्जक में जुड़ा हुआ उपमार्ग संधारित्र। इसके अलावा देखिए कि जो प्रवर्धक में मेरे पास R1 R2 और जो बैटरी VCC है वो क्या करते हैं, वो प्रचालन का कार्य करते हैं। यानी कि ये मेरा R1 R2 बैटरी VCC ये प्रचालन का कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ R1 R2 एवं बैटरी VCC ये प्रचालन का कार्य करते हैं। इसके अलावा देखिए जो मेरा इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक का जो संग्राहक सिरा है, इसके संग्राहक सिरे पर हमने एक रेडियो आवर्ती चौक RFC ये संयोजित किया है। यह क्या करता है कि जो दोलनी धारा होती है, इस दोलित्र से जो दोलनी धारा निकलती है, दोलनी धारा को बैटरी ये क्या है मेरी VCC उसमें प्रवाहित होने से रोकता है। अर्थात ये जो RFC है ये दोलनी धारा के लिए अवरोधक का क्या करता है, कार्य करता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो RFC है वो दोलनी धारा के लिए क्या करता है, उच्च प्रतिघात उत्पन्न करता है। यानी कि जो मेरा RFC है ये क्या करता है, दोलनी धारा के लिए उच्च प्रतिघात उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो दोलनी धारा होगी उसको बैटरी VCC में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोलपिट दोलित्र में कि जो कोलपिट दोलित्र है उसमें जो पुनर्निवेशी का मेरा कार्य करता है वो करता है मेरा संधारित्र C। कि जो संधारित्र C1 है वो कोलपिट दोलित्र इसमें क्या करता है, पुनर्निवेशी का कार्य करता है। तो देखो ये हो गया इसका जनरल परिपथ, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो ये मेरा जनरल सर्किट हो गया। तो इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि जो कोलपिट दोलित्र क्या होता है, एक ऐसा दोलित्र होता है जिसमें टैंक परिपथ या जो दोलित्र परिपथ है वो दो संधारित्र और एक कुंडली से मिलकर बना होता है। इसमें हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का उपयोग करते हैं। और जो कोलपिट दोलित्र होता है इसमें हम टैंक परिपथ या दोलित्र परिपथ का निर्माण दो संधारित्र और एक कुंडली L के उपयोग से जोड़ते हैं। इसके अलावा जो इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक का आधार होता है उसके साथ हम अवरुद्ध संधारित्र जोड़ते हैं। और अवरुद्ध संधारित्र क्या करता है कि दिष्ट घटक को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। यानी कि ये दिष्ट घटक के लिए अवरोधी का कार्य करता है। इसके अलावा जो इसका उत्सर्जक भाग होता है यहाँ उपमार्ग संधारित्र जुड़ा होता है। और ये किस लिए जुड़ा होता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या करता है, उपमार्ग का कार्य करता है। इसके अलावा प्रवर्धक में जो R1 R2 और VCC जुड़े होते हैं ये प्रचालन का कार्य करते हैं। और जो मेरा RFC जुड़ा होता है, संग्राहक सिरे से RFC जुड़ा होता है मेरा, वो क्या करता है कि जो दोलनी धारा होती है उसको बैटरी VCC में जाने से रोकता है। यानी कि ये दोलनी धारा के लिए उच्च प्रतिघात उत्पन्न करता है। तो ये आप चीज़ें इसके जनरल परिपथ में ध्यान रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं इसका H प्राचाल परिपथ कैसा होगा कि समांतर क्रम में जो वोल्टता का मान क्या होता है, एक समान होता है। अतः निर्गत पर जो वोल्टता हमें संधारित्र C2 के सिरों पर ज्ञात करते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि समांतर क्रम में वोल्टता समान। अगर ऐसा है तो जो निर्गत वोल्टता है वो संधारित्र C2 के सिरों पर हम ज्ञात करते हैं, यानी कि निर्गत वोल्टता हमें कहाँ प्राप्त होगी, निर्गत वोल्टता ये प्राप्त होगी संधारित्र C1 के सिरों पे। इसके अलावा देखिए जो पुनर्निवेशी का कार्य है वो मेरा संधारित्र C1 करता है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि C1 के सिरों पर हमें जो VF वोल्टता प्राप्त होती है, यानी कि संधारित्र C2 जो समांतर क्रम में वोल्टता समान है, अतः निर्गम में जो वोल्टता है वो मेरे को संधारित्र C2 के सिरों पर प्राप्त होती है। ये मेरा C2 है और जो संधारित्र C1 है ये पुनर्निवेशी का कार्य कर रहा है। अगर ये पुनर्निवेशी का कार्य कर रहा है तो मेरे को यहाँ जो फीडबैक वोल्टेज मिलेगी VF वोल्टता इस पर मेरे को प्राप्त होगी। तो देखिए ये कोलपिट 2 लीटर का H प्राचाल परिपथ हो जाता है। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा सरल परिपथ में, सरलतम परिपथ में। तो देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो, तो देखिए जो इसका H प्राचाल परिपथ के बाद हम इसका जो सरलती क्रम परिपथ बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि H प्राचाल में जो HRE और HOE है उनके मान गणनाओं में बहुत कम मान आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो HRE और HOE है उसको H प्राचाल परिपथ से क्या कर देते हैं, नगण्य मान के हटा लेते हैं। तो ये फिर हमारे पास ये सरलतम परिपथ बन जाता है। तो ये मेरा है सरलतम या सरलीकृत परिपथ, यानी कि B मेरा है सरलीकृत परिपथ। अब यदि ये जो सरलीकृत परिपथ है इसका निर्माण मैंने कैसे किया कि जो परिपथ में HRE और HOE होते थे इनका गणनाओं में मान क्या आता है, गणना में बहुत कम मान आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको परिपथ से हटा देते हैं तो हमारे पास ये एक सरल परिपथ बन जाता है। अब यदि मैं इसे अंतर चालकता परिपथ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये HFE-IB है इसको हम GM से व्यक्त कर देते हैं। तो ये देखिए कि ये जो था इसको मैंने GM और VBE, तो ये मेरा बच जाएगा अंतर चालकता परिपथ।
सी मेरा परिपथ हो जाएगा अंतर चालकता परिपथ हो जाता। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतर चालकता परिपथ में कैसा डायग्राम बनता है, ऐसा बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, केवल कि जो सरलीकृत प्रारूप था उसमें हमने जो हमारे पास यहाँ HFE-IB होता था उसको मैंने GMVB से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये मेरा अंतर चालकता परिपथ या अंतर चालकता प्रारूप जो मैं बोल सकता हूँ वो बन जाता है। ये हो गया अंतर चालकता प्रारूप। अब नेक्स्ट देखिए, हम इस परिपथ के बाद इसे किरचॉफ के परिपथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जो आपको एग्ज़ाम में इसका परिपथ पूछा जाता है कि एस प्राचाल परिपथ, अंतर चालकता परिपथ, सरलीकृत परिपथ और किरचॉफ परिपथ। फिर उससे हम इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कि जो सरलीकृत प्रारूप था जिसमें मैंने GM से व्यक्त किया था सरलीकृत प्रारूप को, तो उसमें मैं इसको 3 लूप में डिवाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट लूप है इसमें मेरे पास यहाँ धारा I बह रही है और यहाँ धारा I2 जा रही है। तो किरचॉफ के नियम से I2 इधर जा रही है तो इधर होगी I1 माइनस I2। ऐसे ही जो कुंडली है उसमें मेरी धारा रहेगी I2। ये मेरा संधारित्र C1 है और इसके साथ मैंने HIE जोड़ रखा है, तो इसमें धारा होगी I3। तो I2 यहाँ आ रही है, I3 इधर जा रही है, तो इधर धारा हो जाएगी I2 माइनस का I3। इसको मैं पाश लूप थर्ड दे लेता हूँ। और देखिए इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ से। तो लूप में सेकंड ले रहा हूँ। सेकंड लूप में देखिए जो कुंडली L है, तो कुंडली L के लिए इसमें धारा I बह रही है और इसकी प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगी, XL इक्वल टू होगा I ओमेगा L, यानी I ओमेगा L। और इसमें धारा प्रवाहित है I2, तो ये हो जाएगा I2 प्लस I2 इंटू I ओमेगा L प्लस इसमें मेरा क्या होगा, देखो यहाँ मेरी धारा बह रही है, इसमें जो C1 है इसमें मेरी धारा बह रही है I2 माइनस I3। तो यहाँ से हो जाएगा HIE और इसके लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात होगी XE वो होगी 1/ओमेगा C, यानी कि XE इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा C। संधारित्र C1 है इसलिए इसे मैं 1/ओमेगा C। तो ये होगा इसके लिए जो प्राचाल है HIE और इन दोनों का गुणनफल अपॉन में HIE प्लस 1 अपॉन में I ओमेगा C1। अब जो ये जो मेरा दूसरा संधारित्र जुड़ा है तो उसमें प्रवाहित धारा इधर से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, धारा इधर से बह रही है और इधर से ही मैं इनके लिए जो विभवांतर की गणना कर रहा हूँ, तो ये मेरा माइनस में आ जाएगा। तो I1 माइनस I2 ये मेरी धारा है इधर, और इसके लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो हो जाएगी x इक्वल टू 1/ओमेगा C2। तो ओवरऑल किरचॉफ के द्वितीय नियम से वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं I2 कॉमन लूँगा, तो देखिए यहाँ से I2 कॉमन लूँगा तो ये I ओमेगा L, I2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से I2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से मैं इसका LCM लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी I ओमेगा C1 HIE अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो I ओमेगा C1 से कट जाएगा, ये HIE बच जाएगा।
यहाँ से I2 कॉमन लूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस I2 अपॉन में I ओमेगा C2, तो I2 कॉमन लिया तो ये केवल 1 अपॉन ओमेगा C2 बच गया, और ये माइनस I ओमेगा इंटू 1 अपॉन में ओमेगा C2 यानी कि I1 अपॉन में I ओमेगा C2। अब देखिए यहाँ से यदि मैं I ओमेगा C2 सारे का एलसीएम ले लूँ तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर एल C2, और ये 1 तो यहाँ से माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस ओमेगा C2, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा C2, इसका यहाँ गुणनफल हो जाएगा ओमेगा C2 HI अपॉन में 1 प्लस I ओमेगा C1 HI, और इधर बची है मेरा I1। तो इक्वेशन मेरी बना गई। अब मैं यूज करता हूँ जो लूप मेरी थर्ड, तो लूप थर्ड में क्या है, एक तो मेरा HI है जिसमें मेरी धारा I प्रवाहित हो रही है, और एक जो मेरा संधारित्र है C1 जिसमें मेरी धारा I2 माइनस I3 प्रवाहित हो रही है। तो वही किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, तो धारा I3 और इसका प्राचाल्य HI, तो दोनों गुणनफल I3 इंटू HI माइनस धारा I2 माइनस I3, और इसकी जो प्रेरणिक प्रतिघात होगी वो अपॉन I ओमेगा C1 इक्वल टू 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम बढ़ते हैं आगे थर्ड लूप में ही, और इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए जो किरचॉफ के जब परिपथ था उसमें थर्ड लूप में हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया, तो उसमें क्या आया कि I3 HI प्लस I2 माइनस I3 1 अपॉन I ओमेगा C1 इक्वल टू 0 आया। तो जब इसमें से मैंने I3 कॉमन लिया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई I3 HI प्लस 1 अपॉन में I ओमेगा C1 इक्वल टू I2 अपॉन में I ओमेगा C1। अब देखिए यहाँ से यदि मैं I ओमेगा C1 एलसीएम ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, I ओमेगा C1 यहाँ 1 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा यानी 1 प्लस I ओमेगा C1 और I2। इक्वेशन 2 दे लेता हूँ, और जो इक्वेशन 2 में मैं 1 से I2 का मान रख लेता हूँ। तो देखिए I2 का मान मेरे पास क्या था, I2 का मान था 1 माइनस ओमेगा LC2 प्लस I ओमेगा C2 HI अपॉन में 1 प्लस ओमेगा C1 HI इक्वल टू I1 था। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा LC2 1 प्लस I ओमेगा C1 HI प्लस I ओमेगा C2 HI और इंटू 1 प्लस I ओमेगा C1 HI, और ये I3 है, इसको मैं अपॉन में ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये I ओमेगा C1 HI, और जब इनकी मल्टीपल होगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा LC2 और इंटू 1 माइनस ओमेगा LC2 प्लस I ओमेगा LC2 HI, ये यहाँ है, इक्वल टू क्या आएगा I1 अपॉन में I3। अब देखिए यदि मैं यहाँ से I H I E और ओमेगा कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा C1, यहाँ से क्या बचेगा C2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर LC1 डॉट C2। अब नेक्स्ट देखिए ये इक्वल टू है I3, तो इक्वेशन इसको मैं दे लेता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब देखिए जो निर्गत वोल्टता संधारित्र C2 के जो A व G सिरे हैं उन पर प्राप्त होती है, तो हम ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ से धारा क्या है A व G के बीच में I1 माइनस I2 है, और जो हमारी धारितीय प्रतिघात है वो है x इक्वल टू I ओमेगा C2। तो देखिए यहाँ से V0 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको I1 अपॉन में I ओमेगा C2, और यहाँ से ये माइनस I2 अपॉन में I ओमेगा C2। अब मैं यहाँ से I1 ओमेगा C2 कॉमन लूँगा तो ये 1 माइनस I2 अपॉन में I1 इक्वेशन आ जाएगी मेरी 4। और देखिए इक्वेशन में जो I1 का मान आया था वो आया था जब हमने अंतःचालकता परिपथ लिया था, तो ये आया था
माइनस जी एम वी बी ई, और इसकी जो ऋणात्मक चिन्ह था ये क्या व्यक्त कर रही है कि धारा विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में, ये मेरा ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है, यानी कि I1 इक्वल टू माइनस जी एम वी बी। तो जो मेरा V0 हो जाएगा, I1 की जगह मैं माइनस जी एम वी बी पुट कर लेता हूँ, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम वी बी अपन में आई ओमेगा C2 और 1 माइनस I2 अपन में I1। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रवर्धक की परिभाषा से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 अपन में VBE। तो देखो V0 का मान आया मेरे पास माइनस जी एम और 1 माइनस I2 अपन में I1 और VBE। तो इक्वेशन मेरी 5 हो गई। और देखिए जो पुनर्निवेशी संधारित्र जो C1 है मेरा पुनर्निवेशी संधारित्र का काम करता था, यानी कि इसके सिरों पर मेरे को पुनर्निवेशी वोल्टता प्राप्त होती थी VF। अब जो C1 है इसके समांतर क्रम में हमारी प्रतिबाधा HI संयोजित है। तो देखिए ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है IR, तो जो पुनर्निवेशी वोल्टता है VF इक्वल टू क्या होगा धारा I3 और जो मेरी प्रतिबाधा है HI, इसका गुणनफल। तो इक्वेशन मेरी 6 आ जाती है। अब देखिए हमने पुनर्निवेशी नियतांक देखा था कि बीटा बराबर होता है HF अपन में H0। तो देखिए HF का मान मेरे को यहाँ से मिल जाएगा कि HF इक्वल टू है I3 HI और V0 का मान है I1 I ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपन में I1। इक्वेशन इसे 7 दे लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से मेरे पास प्रवर्धन गुणांक A है, यहाँ से पुनर्निवेशी नियतांक A है। इन दोनों का मैं गुणनफल कर लेता हूँ, यानी A इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम I ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपन में I1 इंटू I3 HI I1 अपन में I ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपन में I1। तो इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और यहाँ से I3 अपन में I1 I ओमेगा से I ओमेगा C2 से C2। तो ये मेरे पास बच गया A बीटा इक्वल टू माइनस जी एम HI I3 अपन में I1। इक्वेशन मेरी 8 प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इक्वेशन 8 में कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू है जिसका मान हम रख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 से हम यहाँ मान रख लेते हैं I3 अपन में I1 के रूप में इक्वेशन थी। तो ये मेरे पास हो जाएगा A बीटा इक्वल टू माइनस जी एम HI 1 माइनस ओमेगा LC2 प्लस I HI ओमेगा ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C1 डॉट C2। इक्वेशन 9 आ गई। अब देखिए जो बार्क हाउजन की कसौटी के अनुसार कि 2 लित्र के लिए जो A बीटा है, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है उसका मान कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अगर ऐसा है, इसका मान वास्तविक है, तो इसका मान तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि जो मेरा काल्पनिक भाग है, यानी ये जो I के गुणनफल में है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको मैंने 0 के इक्वल मान लिया। अब जो मेरा HI ओमेगा है ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से पक्षांतरण कर लेते हैं, ओमेगा का मान हम निकाल लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C2 C1 डॉट C2 इक्वल टू आया 0। अब मैं यहाँ से इसको इधर पक्षांतरण कर देता हूँ और ओमेगा स्क्वायर का मान यहाँ से निकालूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/L, इधर आ जाएगा C1 C2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन आ जाती है 10। अब देखिए यहाँ से 1/C1 को मैं लिख सकता हूँ 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि इसका मैं LCM लूँगा तो ये आ जाएगा C2 अपॉन में C1 डॉट C2, यानी कि इस हिस्से को मैं लिख सकता हूँ 1/C1। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/LC, या फिर ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। अब देखिए हम जानते हैं कि आवर्ती ओमेगा क्या होती है 2πf। तो यहाँ से मैं f का मान निकालूंगा तो ओमेगा अपॉन में 2π आएगा। तो ओमेगा का मान ये रहा 1/√LC, यानी कि f इक्वल टू आ गया 1/2π√LC। इक्वेशन आ गई मेरी 11।
अब जो इक्वेशन 11 है ये कोलपिट दोलित्र की आवर्ती का बीजीय गणितीय व्यंजक है। अब देखिए कि जो समीकरण 9 है उसमें हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिससे हम इसमें इक्वेशन 9 में मान रख लेते हैं। तो ये ए बीटा इक्वल टू माइनस जी एम एच आई अपन में 1 माइनस ओमेगा एल सी 2 इक्वेशन आ जाती है मेरी 12। अब देखिए यहाँ जो इक्वेशन मेरी 12 है इसमें मैं ओमेगा स्क्वायर का मान रख लेता हूँ, समीकरण यहाँ से रख लेता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई अपन में माइनस एल सी 2 और ओमेगा स्क्वायर का मान रख लेते हैं। तो ये सी 1 प्लस सी 2 अपॉन में एल सी 1 सी 2। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एल सी 2 की यदि मैं अंदर गुणा कर दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, इसके साथ गुणा करूँगा तो ये एल से एल कट जाएगा, सी 2 से सी 2 सी 1 अपॉन में सी 1 और सी 2 से करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक सी 2 कट जाएगा यानी कि सी 2 अपॉन में सी 1 बच जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बीटा वाई इक्वल टू माइनस जी एम एच आई माइनस 1 माइनस सी 1 अपॉन में सी 1 और माइनस आई सी 2 अपॉन में सी 1। तो देखिए सी 1 से सी 1 गया 1 1 माइनस 1 0, या माइनस सी 2 अपॉन में सी 1 माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ए बीटा इक्वल टू जी एम एच आई अपॉन में सी 2 अपॉन में सी 1 इक्वेशन आ जाती है मेरी 13। अब देखिए जो बार्कहाउज़न की कसौटी के अनुसार जो स्वतः उत्तेजित दोलित्र होता है उसके लिए ए बीटा यानी कि प्रवर्धन और पुनर्निवेशी जो नियतांक है उनका मान 1 के बराबर या 1 से अधिक होना चाहिए। तो इसे इक्वेशन 14 ले लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं हम इसके आगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउज़न के प्रतिबंध के अनुसार स्वतः उत्तेजित दोलित्र के लिए क्या प्रतिबंध होता है, ए बीटा का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर या इससे ग्रेटर देन होता है। तो इसे मैं इक्वेशन 14 मान लेता हूँ। तो जो इक्वेशन मेरी 13 और 14 है उससे क्या हो जाएगा कि जी एम अपन में एच आई अपन में सी 2 अपन में सी 1 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा 1, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ जी एम एच आई इक्वल टू ये इधर आ जाएगा यानी कि जी एम एच आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी 2 अपॉन में सी 1 इक्वेशन मेरी 15 हो जाएगी। अब देखिए अंतर चालकता प्रारूप में हमने क्या किया है कि जो एच एफ ई आई बी है उसको हमने रिप्लेस किया जी एम वी बी से। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी अपॉन में आई बी और एच एफ ई अपॉन में जी एम। तो देखिए निवेशी प्रतिबाधा की डेफिनेशन से क्या होता है, एच आई जो मेरी निवेशी प्रतिबाधा है वो होता है वी बी अपॉन में आई बी। और देखिए वी बी अपॉन में आई बी किसके बराबर रहता है, एच एफ ई अपॉन में जी एम के। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जी एम इंटू वी बी इक्वल टू एच एफ ई अपॉन में आई बी, इक्वेशन मेरी 16। देखिए इक्वेशन 16 और इक्वेशन मेरी 15। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि जो C2 और C1 का मान है वो एच एफ ई से क्या होगा, लेस देन या इक्वल्स टू होगा। तो ये मेरे पास कोलपिट दोलित्र के लिए गणितीय विश्लेषण आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रकार से आप कोलपिट दोलित्र का गणितीय विश्लेषण कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।